Good morning, students. Today we are going to start the third portion, that is towards civil disobedience. In last class we have seen that Gandhiji withdraw the non-cooperation movement. Why he withdraw? Because he was not satisfied the way people are interpreting the meaning of non-cooperation. Because Gandhiji was not in favor of violence and people are doing violence under non-cooperation in names of Gandhiji. So finally Gandhiji withdraw non-cooperation movement in 1922. So this movement we can say for only 1 year, from 1921 to 22. And when Gandhiji withdrawn the non-cooperation movement ना at that time क्या हुआ बेटा कि गांधी वॉज इनएक्टिव, एक तरीके से कह सकते हैं ही वॉज नॉट रेडी टू रीलॉन्च एनी अदर मूवमेंट बिकॉज ही थॉट कि अब जो है टाइम है कि लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, फिर कोई नया मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी दौरान जो दूसरे लीडर्स हैं कांग्रेस के, लाइक जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और अपन कह सकते हैं कांग्रेस में भी दो पार्ट्स थे बेटा, मॉडरेट्स और रेडिकल्स। अगर आपने सुना हो तो गरम दल और नरम दल के लोग, ठीक है। रेडिकल वर्ड अपन ने लास्ट ईयर 9th में 2nd चैप्टर में पढ़ा था, सोशलिज्म इन रशिया। क्या बताया था मैंने? रेडिकल्स वो होते हैं जिनके न्यू एम्स होते हैं, जो समाज को पूरा बदल के रखना चाहते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं, जो पूरी तरह से बदलाव चाहते हैं, उनको कहते हैं रेडिकल्स। तो कांग्रेस में भी दो तरीके के लोग थे, मॉडरेट्स जो अपन कह सकते हैं ज्यादा एज वाले लोग, लाइक जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू या CR दास जैसे लोग, जो कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि चलो ब्रिटिशर्स के साथ समझौता कर लेते हैं, ब्रिटिशर्स भी रहने दो इंडिया में और हमको भी थोड़े थोड़े वो पावर देते रहे, तो वो कॉम्प्रोमाइज करके बैलेंस करके चलना चाहते हैं, वो है मॉडरेट्स, ठीक है। वहीं जो रेडिकल्स है लाइक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, जो समझौता नहीं करना चाहते, वो कहते हैं कि देश हमारा है और पूरा देश हमको चाहिए, हमारे ऊपर हमको कोई पावर नहीं चाहिए। तो ऐसे में जो ये लीडर्स हैं, मतलब जो मॉडरेट्स हैं, नरम दल के लोग, दे फॉर्म अ स्वराज पार्टी। क्यों? क्योंकि जब वो अपन ने पढ़ा था रॉलेट एक्ट वगैरह हो रहा था, देश में पूरा एग्रीटेशन फैल गया था ना, तो इंडियंस को शांत करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है इंडियंस को ये पावर दी गई थी कि उनको भी जो है प्रॉपर जो है प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना दिया जाएगा और उनको प्रॉपर जो है पोजीशन इंडियंस को भी ब्रिटिशर्स के साथ जो है लेजिस्लेशन में दी जाएगी। तो अब जो है ये मोतीलाल नेहरू जी और जो है CR दास कहते हैं कि अब जब गांधी जी इनएक्टिव हो गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वापस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि पावर में रह के ही ब्रिटिशर्स को अपोज किया जाता है। तो उनके और उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो कांग्रेस से हटकर एक अपनी नई पार्टी बनाते हैं, स्वराज पार्टी। कौन बनाता है? मोतीलाल नेहरू और CR दास। इसलिए बनाते हैं प्रोविजनल इलेक्शन में फाइट करने के लिए। तो उनके इस डिसीजन को अपोज करते हैं रेडिकल्स। कौन? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। वो जो फॉर्म करते हैं स्वराज पार्टी को इलेक्शंस में लड़ने के लिए, उनको अपोज कर रहे हैं। वो लोग क्यों अपोज कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नहीं, नॉन कॉपरेशन ही रहने दो, कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी बीच देश में दो और स्थितियां पैदा हो जाती है। एक अपन कह सकते हैं इकोनॉमिक लेवल पे, मॉनेटरी लेवल पे। इकोनॉमिक लेवल पे क्या होता है? इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। लास्ट ईयर अपन ने नाजिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो उसमें अपन ने इकोनॉमिक डिप्रेशन वर्ल्ड वाइड पढ़ा था, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और पूरी तरह से जो अपन कमोडिटीज शॉपकीपर्स वगैरह बेचते हैं तो उनकी वैल्यू नील हो जाती है। तो वो पीरियड आ जाता है 1926, जिसका कि बहुत बुरा जो इम्पैक्ट है इंडिया पे भी पड़ता है और इंडिया के किसानों पे पड़ता है। जो वो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी कीमतें उनको न के बराबर मिल रही है। तो इसके लिए इंडियंस किसको जिम्मेदार? पुअर किसान है, उनको इकोनॉमी की इतनी नॉलेज नहीं है कि भाई क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है डिफ्लेशन। वो इस चीज के लिए किसको ब्लेम करते हैं? ब्रिटिशर्स को, कि ब्रिटिशर्स के कारण जो है देश में ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ब्रिटिशर्स के कारण जो है हमको हमारी चीजों का प्राइस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में कंट्री में क्या है, एजिटेशन और ज्यादा लोगों में बढ़ जाता है और ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के विरोध करने लगते हैं। तो इसी बीच में इन सब सिचुएशन को कंट्रोल, एक तरफ से रेडिकल क्या डिमांड कर रहे हैं, कि देश पूरा हमको दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करो। दूसरी तरफ मॉडरेट कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं, तीसरी तरफ इकोनॉमिक डिप्रेशन
डिप्रेशन आ गया है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो टॉरी गवर्नमेंट है, कहाँ की टॉरी गवर्नमेंट है? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की 1 मार्क्स में आ जाता है कि टॉरी गवर्नमेंट कौन थी। तो उस समय टॉरी गवर्नमेंट कहाँ पे रूल कर रही थी? इंग्लैंड में, जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। तो इंडिया में इस सारे टर्मोइल को कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन बनाती है टॉरी गवर्नमेंट, दैट इज साइमन कमीशन, जिसके के हेड होते हैं सर जॉन साइमन। और वो कमीशन वहां से इंग्लैंड से इंडिया में भेजी जाती है कि तुम जाओ, सारी सिचुएशन को कंट्रोल करो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ बदलाव करो ताकि लोग शांत हो सके। ठीक है, लोग जो है चेंजेस डिमांड कर रहे हैं। तो इंडियंस को शांत करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने के लिए टॉरी गवर्नमेंट ने इंग्लैंड से भेजा था इंडिया में साइमन कमीशन को। तो जब सर जॉन साइमन एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं इंडिया में, तो यहीं से लोग जो है ब्लैक फ्लैग लेकर उनको जो है वापस जाने के लिए कहते हैं कि साइमन गो बैक। उनको वेलकम नहीं कहते, उनको एंटर नहीं होने देते इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो वो कमीशन बनी है वो किस लिए बनी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने के लिए, इजंट इट? पर उस कमीशन में इंडिया के एक भी मेंबरशिप नहीं है। वो जो सारे मेंबर्स कहाँ से आते हैं? इंग्लैंड से। तो इंडियंस को, रेडिकल्स को इस बात पे विरोध है कि हमारे लिए चीजें करने जा रही है, रूल्स और रेगुलेशन फ्रेम करने जा रहे हैं, और हमारा एक भी मेंबर इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। इसलिए साइमन कमीशन को वो लोग अपोज करते हैं बाय सेइंग साइमन गो बैक। तो ये साइमन कमीशन कब आई? 1928 में, और उससे पहले क्या आया? 1926। तो ये कहीं ना कहीं शेप करते हैं इंडिया के, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा टर्मोइल होता है देश में, अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए आ रही है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन का जब अपोज करते लोग, और एक तरीके से अपन ये कहते हैं कि ये जो पीरियड होता है ना, इस पीरियड के दौरान जो पावर थी पहले मॉडरेट्स में, कांग्रेस में मैंने बताया 2 तरीके के लोग हैं। जो पहले पावर मॉडरेट्स के पास होती है ना, अब वो धीरे धीरे पावर का शिफ्ट हो जाती है रेडिकल्स। मॉडरेट्स का इन्फ्लुएंस कांग्रेस में कम होता चला जाता है, क्योंकि वो समझौता कर रहे हैं और उसका कोई उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और धीरे धीरे जो है रेडिकल्स को लोग ज्यादा फॉलो करने लगते हैं, ज्यादा पसंद करने लगता है। उनका जो इन्फ्लुएंस है या दबदबा जो है कांग्रेस में, वो बढ़ता चला जाता है, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, अब जब ये साइमन कमीशन को भी लोग अपोज कर रहे हैं, तो उस समय इंडिया में कौन रूल कर रहा है? लॉर्ड इरविन। टॉरी गवर्नमेंट रूल कर रही थी इंग्लैंड में। साइमन कमीशन इंग्लैंड से भेजी गई थी इंडिया में सिचुएशन संभालने के लिए। और इंडिया में उस समय कौन ब्रिटिशर रूल कर रहा था? कौन था वाइसरॉय? लॉर्ड इरविन। अब जब सिचुएशन किसी भी तरीके से नहीं संभलती है, तो लॉर्ड इरविन क्या करते हैं? लोगों को शांत करने के लिए बोलते हैं कि हम स्पेसिफाइड फ्यूचर में तुमको क्या देते हैं कि डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है? जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी तुम्हारा, सरकार भी तुम्हारी, इंडियंस को शांत कर रहे हैं कि सब तुम्हारा, बट सब तुम चलाओ देश, पर अल्टीमेट पावर हमारे पास होगी। तुमको जैसा चलाना है देश वैसे चलाओ, जैसे तुम कहोगे, तुम्हारे रूल्स, तुम्हारे रेगुलेशन, तुम्हारा संविधान, बट अल्टीमेट पावर तो हमारे पास ही रहेगी। जो तुम सब करोगे काम, वो हमारे अंडर में ही करोगे। मतलब एक वीटो पावर जैसे होता है ना कि फाइनल से तो हमारी ही रहेगी। तो मॉडरेट्स तो इस बात से मान जाते हैं, पर रेडिकल्स इस बात से नहीं मानते। जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, और लॉर्ड इरविन लोगों को कहते हैं कि हम तुमको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, पर कब देंगे वो डेट नहीं बताते, और उनको बेवकूफ बनाते कि तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होती है, इंडियन मेंबर्स को लंदन में बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, उसको बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कि वहां आओ ताकि उनको बेवकूफ बना के, बहला के, फुसला के समझौता करके इंडिया में भेज दे और सिचुएशन को कंट्रोल करे। तो जवाहरलाल नेहरू इस मीटिंग का अपोज करते हैं, मॉडरेट्स को उस मीटिंग में अटेंड करने जाने नहीं देते कि नहीं हम कोई मीटिंग करने। उनको पता होता है कि अगर मॉडरेट्स यहाँ से जाएंगे तो वो समझौता करके बेवकूफ बना के वापस भेज देंगे, कुछ बेनिफिट तो होना है नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अपोज करते हैं, कोई भी मीटिंग अटेंड करने नहीं चाहता है। और जो डोमिनेंट स्टेटस है उसको भी जवाहरलाल नेहरू है या रेडिकल्स है वो अपोज करते हैं। वो कहते हैं हमको कोई डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और 26 नवंबर 1930 को वो डिक्लेयर कर देते हैं कि आने वाले 1929 को वो डिक्लेयर करते हैं कि हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। और हम कब अचीव करेंगे? विद इन 2 मंथ्स।
26 नवंबर 1929 को वो प्रपोजल देते हैं कि हम पूर्ण स्वराज लाके रहेंगे। और कब लाएंगे? 26 जनवरी 1930 को, मतलब 2 महीने बाद हम कुछ भी करके देश में पूर्ण स्वराज लाके रहेंगे, जो कि वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, फेल हो जाते हैं पूर्ण स्वराज लाने में। आज जो है हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल डे कौन सा सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। तो जो हमारा संविधान आजादी के बाद बना था ना बेटा, वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर उस दिन हमने डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हम अपने पूर्वजों को रेस्पेक्ट करना चाहते थे, हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद, उनकी जो एक रिजोल्यूशन थी उसका सम्मान रखते हुए उस डेट को, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने क्या कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को देश में पूर्ण स्वराज आजादी लाकर रहेंगे, पर वो अनसक्सेसफुल हो गए। तो पर जब हमने हमारा संविधान बनाया देश का, तो हमने उसको 2 महीनों तक पेंडिंग रखा। क्यों? क्योंकि उस डेट को हम एज ए मार्क ऑफ हिस्ट्री जो है मेंशन करके चलना चाहते थे। और हमने जब एक्चुअल में अपना संविधान अडॉप्ट किया तो उसी डेट को अडॉप्ट किया 26 जनवरी को। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जब है कि एक तरफ से रेडिकल मॉडरेट्स हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, बट देश में पूर्ण स्वराज नहीं आया, तो इस दौरान वापस एक्टिव कौन हो जाते हैं? गांधी जी। गांधी जी कह रहे हैं कि अब सब लीडर्स कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो चलो एक टाइम आ गया कि हम एक नया मूवमेंट लॉन्च करते हैं ब्रिटिशर्स को सबक सिखाने के लिए। एंड हियर ही लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले वो क्या करते हैं? सॉल्ट मार्च स्टार्ट करते हैं इन 1930। कहाँ से? अपने आश्रम, जो उनका आश्रम है गुजरात में साबरमती में, वहां से वो चल के जाते हैं दांडी, जो कोस्टल एरिया है, समुद्री इलाका है, अपने 78 फॉलोअर्स के साथ वहां जाते हैं। और ब्रिटिशर्स को विरोध करने के लिए या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप वो क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स का जो सॉल्ट एक्ट है, सॉल्ट टैक्स है, उसको अपोज करते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने कहा था नॉट टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, जो वो चीजें बेच रहे हैं उनको मत खरीदो, उनके साथ ट्रेड मत करो, उनके इंस्टीट्यूट्स में मत जाओ। पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है कि उनको डिसओबे करो, उनको डिसओबे करो। डिसओबे कैसे करो? कि जो उन्होंने लॉज बना रखे हैं, जो उनके एक्ट्स हैं, उनको जो है अपोज करो। नॉन कोऑपरेशन में सिर्फ बायकॉट करने के लिए और ऑनरेबल टाइटल्स 2 स्टेजेस बताई थी मैंने, वो छोड़ने के लिए कही थी। और सिविल डिसोबीडियंस में जो उन्होंने सारे लॉज बना रखे हैं, जो सारे टैक्सेस लागू कर सके, उनको देने से मना कर दो। जो उन्होंने पॉलिसीज प्रोग्राम्स बना रखे हैं, उनको अपोज करो, उनको डिसओबे करो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसी को कंफ्यूजन है क्या? नो मैम। क्लियर है? अब क्या करते हैं गांधी जी? सबसे पहले किसको अपोज करते हैं? नॉन सिविल डिसोबीडियंस का फर्स्ट स्टेप उठाते हैं सॉल्ट, क्योंकि उनका जो मानना होता है कि जो सॉल्ट है वो एक कॉमन आर्टिकल है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, वो इक्वली यूज करते हैं, सबका यूजेबल आइटम है और सबको इक्वल रेट में मिलता है। और उनको लगता है कि ऐसे कॉमन डे टू डे नॉमिनल थिंग पर जो है ब्रिटिशर्स टैक्स लगा रहे, तो ये ब्रिटिशर्स का सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि निम्न फेस शो करता है, क्रूअल फेस शो करता है कि कॉमन आर्टिकल पे ब्रिटिशर्स जो है टैक्स ले रहे हैं हमसे। तो यहाँ से वो विरोध करते हैं, दांडी में जाके कुछ जो है ओशियन वाटर को बॉईल करके नमक प्रोड्यूस करते हैं। और इसके बाद वन आफ्टर अदर जो है सारे रूल्स और रेगुलेशंस को अबॉलिश किया जाता है। जैसे पहले लोग चौकीदारी टैक्स भी देते थे, वो देने से मना कर देते हैं। ट्राइबल पीपल्स को जो फॉरेस्ट में एंट्री बंद करी रखी थी, वो फॉरेस्ट में घुस जाते हैं। और हर तरीके से जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बना रखे हैं उनको अपोज करते हैं धीरे धीरे लोग। अब इसके बदले में गवर्नमेंट ने भी कुछ किया होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट चुपचाप तो तमाशा देख नहीं रही होगी, तो वो क्या करते हैं? उस समय जो है गांधी जी के मेन जो अपन सपोर्ट कर रहे थे वो है अब्दुल गफर खान। ठीक है, जिस तरह से इंडियन कम्युनिटी के या हिंदू कम्युनिटी के महात्मा गांधी माने जाते हैं ना, रेस्पेक्टेबल पोजीशन थी उस समय, उस तरह से जो है अपन कह सकते हैं पेशावर जो पाकिस्तान साइड वाला इलाका था ना, वहां पे खान अब्दुल गफर खान को क्या बोला जाता था? फ्रंटियर गांधी, गांधी जी के समान माना जाता था, उनके फॉलोवर थे वो बहुत अच्छे। तो सबसे पहले अब्दुल गफर खान को ब्रिटिशर्स जो है गिरफ्तार करते हैं, जिसका अपोजिशन करते हैं लोग, ब्रिटिशर्स से फाइट करते हैं। वापस फाइट धीरे धीरे क्या होती जा रही है? वायलेंट होती जा रही है।
फिर अब्दुल गफर खान के बाद गांधी जी को भी अरेस्ट किया जाता है, तो इंडियन वाले एरियाज में भी लोग अपोज करने लगते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में गांधी जी को फिर लगता है कि क्या हुआ, बहुत ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है सब कुछ। तो गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देते हैं और लॉर्ड इरविन के साथ एक पैक्ट, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर अपन वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी देखेंगे। वुमेन्स का आप देखेंगे, ठीक है। गांधी जी को अरेस्ट कर दिया, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया। अब क्या होती है, इस दौरान सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है वापस से लंदन। फर्स्ट में तो उन्होंने अपोज किया था, कोई गया ही नहीं था अटेंड करने। अब जब सिचुएशन खराब हो रही है तो गांधी जी मान जाते हैं कि मैं सेकंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहा हूँ। तो जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो वहाँ कोई समझौता नहीं होता है, ब्रिटिशर्स उनको कोई अधिकार नहीं देते हैं। और गांधी जी के जाने का फायदा यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर्स क्या उठाते हैं, पीछे से जवाहरलाल नेहरू को भी गिरफ्तार कर दिया जाता है, भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है, उसमें भी कुछ नहीं होता। मतलब पीछे जो मेन लीडर्स है सब जेल में चले जाते हैं, कुछ को फांसी दे दी जाती है और गांधी जी वहां बैठे, गांधी जी को पता ही नहीं कि इंडिया में ये हो रहा है। और जब गांधी जी वापस रिटर्न होते हैं वहां से, कोई समझौता नहीं होता और यहाँ आके सिचुएशन और ज्यादा वर्स देखते हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च करते हैं इन 1932। तो आज इतना ही पढ़ रहे हैं। थैंक यू।